दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद हिनिस में। आज हम अगला टॉपिक करेंगे। पॉलिटी हम क्लास कर रहे थे, तो पॉलिटी का आज हमारा अगला टॉपिक है मूल अधिकार। कल हम नागरिकता किए थे, आज है हमारा मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में पहले जान लेते हैं कि मूल अधिकार हमारा कैसे आया था। मूल अधिकार ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? कब किया गया? 1215 ईस्वी में किया गया। अगला है, अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? अमेरिकी संविधान में जो है 1791 में। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? तो स्वराज विधेयक 1885 के माध्यम से की गई थी। स्वराज विधेयक 1885 में मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया? 10 दिसंबर 1948 में। 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष किया था? 10 दिसंबर 1948 को। मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अगला है, सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? तो विधायी शक्ति को मर्यादित करते हैं। अगला है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग की थी? तो 1925 में किसने मूल अधिकार की मांग की? 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मांग की थी मूल अधिकार की। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता हेतु? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था? तो उप समिति का गठन किया गया JB कृपलानी की अध्यक्षता में। अगला है, किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा? ये किसका कथन था? ये कथन था डॉक्टर S राधाकृष्णन ने कहा था। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्यों में क्या क्या शामिल है? तो अनुच्छेद 12 के अधीन क्या क्या कहा गया है कि भारत सरकार एवं भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण एवं अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी के बारे में कहता है अनुच्छेद 12। अगला है, किस बात की संविधान में परिभाषा नहीं की गई है? तो किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? तो वह नागरिकों के पिछड़े वर्गों की। किस पद की? नागरिकों के पिछड़े वर्गों की परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। अगला है, किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी USA से लिया गया है। USA से लिया गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है, मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? तो कितने मूल अधिकार थे मूल संविधान में? 7। संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19(4) और अनुच्छेद 31 में किया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 19(4) तथा अनुच्छेद 31 में किया गया था, लेकिन अभी हट गया, संपत्ति का अधिकार है। अगला है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। अगला है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार श्रेणी से हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला है, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में आ गया है? अनुच्छेद 300 का में आ गया है। अगला है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा
भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में कर दिया गया है? तो अब संपत्ति का अधिकार भाग 12 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई है। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? तो हमारे मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हैं। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? तो ग्रहण का सिद्धांत। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1928 में। अगला है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो वाद योग्य है और न्यायोचित है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं। अगला है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1962 में हुआ था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये केस कब हुआ? 1962 में। की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? तो इस समय कौन सा संशोधन किया? तो 24वां संशोधन किया था 1971 में। अगला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कब हुआ? 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब हुआ? 1973 में। इस वाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इस वाद में न्यायाधीश थे 13। कितने न्यायाधीश थे? 13 थे। केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एस.एम. सिकरी थे। निर्बंधन की नियुक्ति किसका विषय है? ये विषय है न्यायिक पुनर्विलोकन का। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 13, 32 और 136 में है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आदित्य का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत किसमें? अनुच्छेद 13 से संबंधित है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला है, 13(1) यानी कि का के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? तो किन विधियों को? तो संविधान पूर्व विधियों को शून्य घोषित किया गया है। किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13 खा के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई। अगला है, विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 13(3) में विधि का अर्थ है। अगला है, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहलाता है। किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? कब प्रतिपादित किया? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाद के समय। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई? कराची अधिवेशन 1931 में। अगला है, कराची अधिवेशन में जिस मूल उसका स्वरूप किसने बनाया था? अधिकार की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकार कितने प्रकार से हैं ये देख लेते हैं हम। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम कल पढ़ेंगे। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। आज हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। आज हम पढ़ेंगे समता का अधिकार 14 से 18 तक। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रभावित है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? कि समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्याय तंत्र। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप से प्रतिपादित किया गया है? अनुच्छेद 14।
किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता का सिद्धांत संविधान का आधारिक लक्षण है? तो किस वाद में है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद कब हुआ? 2000 में। भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का एक अंग है? तो अनुच्छेद 14। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 15 में है। मद्रास राज्य बनाम दुराय राजन, ये वाद कब हुआ? 1951। इस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 15 में उल्लिखित है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 15 में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 का अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है? अनुच्छेद 15 का, यानी कि 15(2). अनुच्छेद 15(3) के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध शक्ति प्रदान की गई? तो स्त्रियों और बालकों के लिए। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मूल अधिकार में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 1951 में जोड़ा गया 15(4). किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15(5) को समाविष्ट किया गया? तो 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2005 में हुआ। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया? तो किस वाद में? डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में। डी पालराज बनाम भारत। संविधान के किस वाद के पश्चात अनुच्छेद 15(5) का समावेश किया गया है? तो उस वाद का नाम PA ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला है इनामदार किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(5) में। अनुच्छेद 15(5) में संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में। 103 में संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। 15(6) और 16(6) जोड़ा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? तो अनुच्छेद 16। भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14 व 16 को मिलाकर पढ़ना है। तो और संविधान में अनुच्छेद 16(4) का किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया था? तो 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा। अनुच्छेद 16(4) किसके लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 29 जनवरी 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो VP मंडल की अध्यक्षता में किया गया था 1 जनवरी 1979 में। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 17 में किया गया। मूल अधिकार के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समता का अधिकार में। किस वाद के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 18 में उन अभिजाति उपाधियों को प्रतिष्ठित किया गया जो आनुवंशिक होती हैं? तो उनका नाम है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में। अगला है अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18(1) कहता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अगला है 18(2) कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार
नहीं करेगा। 18(3) कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगला है अनुच्छेद 18(4) कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी से या उसके अधीन किसी स्वरूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगला है पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1954 में की गई। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन माध्यमों से किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनगणना के द्वारा। अगला है किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में प्रदान किया गया? 4 अनुच्छेदों में है। स्वतंत्रता और समता की क्रांति की देन है, फ्रांस की क्रांति की देन है। अगला है विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वी डाइसी ने किया। तो विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है कि विधि के समक्ष समता की अवधारणा का प्रयोग डाइसी ने किया। विधि के समक्ष समता से आशय है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना देश की सामान्य विधि के अधीन है। विधि के समक्ष समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी को भी विशेषाधिकार प्रदान नहीं है। अगला है विधि का समान संरक्षण क्या होता है? विधि का समान संरक्षण इससे आशय है कि जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है उन पर एक ही विधि लागू होगी। इस अभिव्यक्ति को सकारात्मक संकल्पना माना जाता है क्योंकि उसे राज्य से सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा होती है। विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यों के पास है। मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? तो जब शक्ति मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 35 के पढ़ने पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ये क्या है? किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या पूजा करने से रोकना ये दंड है। कब दंड दिया जाएगा? विहित दंड। तो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या पूजा करने से रोकने पर दंडित किया जाएगा। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, ऐतिहासिक दार्शनिक धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान, जलपान गृह, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं करने देना, अस्पताल में प्रवेश से मना करना, माल बेचने एवं सेवाएं देने से मना करना तब दंडित किया जाएगा। किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का एक ही उप सिद्धांत कहा है? तो वो है न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। किस वाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। अगला है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता और स्वच्छचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? तो ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य कब हुआ? 1974 में। किस वाद में माना गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? तो चिरंजी लाल बनाम भारत संघ 1951 के मामले में। पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता? तो आर्थिक आधार पर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 2019 में। अगला है अनुसूचित जाति व जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 16(4) का के तहत किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) खा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से जोड़ा गया था। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अग्रण्य के नियम को असंवैधानिक घोषित किया गया? तो देवासन बनाम भारत संघ के वाद में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो श्री H.M. कानिया थे। किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? तो पिछड़े वर्ग की। किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है? तो अनुच्छेद
18(1) के तहत। अगला टॉपिक हमारा होगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हम कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ेंगे? अनुच्छेद 19 के जितने पार्ट हैं, कौन सा हटाया गया है, किस में जोड़ा गया है, ये पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, ये सभी अनुच्छेद हम अगले टॉपिक में देखेंगे। वो टॉपिक होगा हमारा कल स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।